नमस्कार दोस्तों। वैश्विक संकट हो या किसी भी टाइप की समस्या हो, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है खेती में। किसान भाई को ही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। देखिए, वैश्विक संकट है, अभी डीजल पेट्रोल की भी कमी है, तो फर्टिलाइज़र की भी आगे चल कर के कमी देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कमी आएगी यूरिया और डीएपी की। कोई भी दोस्तों अला बला कुछ भी आए, सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है किसान भाई की खेती पर। किसान भाई को समस्याएं देखने को मिलती है दोस्तों। जैसे कोरोना टाइम में भी किसान भाई की फसल बिल्कुल ख़राब हो गई, भाव नहीं मिलता है। ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं तब भी कई बार मंडी प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बारिश ओले आ रहे हैं तब भी किसान भाई के खेत में गिरते हैं, तब भी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन किसान भाई भी इतने पक गए हैं, कोई भी समस्या आती है उनका समाधान ढूंढ ही लेते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं। तो दोस्तों आज इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस समय डीजल पेट्रोल की कमी आ रही है, वैश्विक संकट है, तो हमारी खेती में भी ये संकट दिखने वाला है। यूरिया डीएपी की भारी शॉर्टेज आ सकती है। तो दोस्तों जब भी इन फर्टिलाइज़र की कमी आए तो आपको निराश नहीं होना है। आप उसके ऑप्शन में तैयार रहिए कि आपको वो फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है तो आप क्या क्या डाल सकते हैं। संपूर्ण जानकारी डिस्कस करूंगी ऑर्गेनिक और रासायनिक और सेमी ऑर्गेनिक में। आप भी किसान हैं, खेती करते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कॉमर्शियल पर्पस से। जो किसान भाई खेती करते हैं, भरपूर प्रोडक्शन लेना है, समय उनके पास कम है, चाहे वो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, चाहे बागवानी में किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन से मतलब होता है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो अवेलेबल हो रहे हैं, उनको आप स्टोर कर लीजिए, आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। पूरी साल भर का शेड्यूल बनाइए और वो फर्टिलाइज़र अभी से 1 साल का फर्टिलाइज़र आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। कुछ एनपीके फर्टिलाइज़र हैं दोस्तों, उनसे आपका काम चल जाएगा। यूरिया डीएपी नहीं मिलेगा तब भी आप फर्टिगेशन में ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं। जैसे कि एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20, यानी जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है, इनमें दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र आपके पास जरूर होना चाहिए। सेकेंड दोस्तों, डीएपी में फॉस्फोरस ज़्यादा आता है, इसलिए किसान भाई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉस्फोरस वाला एनपीके ग्रेड में आप देखिए कौन सा ज़्यादा है। एनपीके 052-34 और एनपीके 1261-0, इन दोनों में ही फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में है। ये फर्टिलाइजर भी आपके पास जरूर होना चाहिए, एनपीके 1261-0 और एनपीके 052-34। साथ ही दोस्तों एक फर्टिलाइजर आपके पास और होना चाहिए, एनपीके 13-0-45। अगर ये एनपीके हैं तो आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन ले सकते हैं, आपको यूरिया डीएपी ऐसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं रहेगी। शॉर्ट में मैं डिस्कस करूँ तो बैलेंस फर्टिलाइजर एनपीके 19-19 या 20-20, एनपीके 1261-0, एनपीके 052-34 और एनपीके 13-0-45। सिर्फ ये आपके पास साल भर का कोटा आपके पास स्टोर होना चाहिए। जैसे कि सब्जियों की खेती करते हैं, अनाज वाली खेती करते हैं किसान भाई, बेसल डोज में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, उन किसान भाइयों की बड़ी समस्या आती है कि यूरिया डीएपी की जगह क्या इस्तेमाल करें। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है एनपीके ग्रेड में भी अभी दानेदार फॉर्म में बहुत सारे फर्टिलाइजर आ रहे हैं बेसल डोज के लिए। जैसे कि एनपीके 12-32-16 सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। एनपीके ग्रेड में फॉस्फोरस 32% आता है और डीएपी में 46% आता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेस्ट है। और तीनों चीज़ें इसमें आगे, तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कहीं पे नहीं मिल रहा है तो एनपीके 19-19 भी दानेदार फॉर्म में आ रहा है बेसल डोज के लिए, और एनपीके 20-20 भी उपलब्ध है। टीएसपी फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस 46% आता है और डीएपी में भी 46% फॉस्फोरस आता है, यानी आप टीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं डीएपी की जगह, सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें एक कमी है टीएसपी में दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है, तो टीएसपी के साथ में आपको लेना पड़ेगा अलग से यूरिया और एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अगर आपके पास यूरिया है तभी आप टीएसपी का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। टीएसपी में फॉस्फोरस और कैल्शियम आता है, कैल्शियम भी लगभग 15-17% के आसपास आता है, तो इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। कुछ एरिया में एसएसपी फर्टिलाइजर मिलता है, वही सेम एसएसपी में भी दोस्तों फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये तत्व आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन और पोटाश नहीं है। तो एसएसपी के साथ में भी अगर यूरिया है आपको उपलब्ध हो रहा है तभी एसएसपी का इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साथ में एसएसपी के साथ में पोटाश भी मिलाना पड़ेगा।
तो ये तो हुआ कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र में ऑप्शन में कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। देखिए ऑर्गेनिक में रिजल्ट ज़बरदस्त मिलता है, बस तरीका सही होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे हमारे स्वीट कॉर्न की क्रॉप है, साथ ही ये प्लांट्स है दोस्तों, इसके लिए भी हमारा डिटेल वीडियो आया था जब प्लांटेशन किया, और हमने चलाया था सरसों की खली। अभी तक सिर्फ हमने 2 बार सरसों की खली का इस्तेमाल किया है कल्चर बना करके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें चाहे आप रासायनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपके लिए सरसों की खली सबसे बेस्ट है। और जो किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, सरसों की फसल निकालने के बाद में सरसों से आप ऑयल निकलवा सकते हैं। देखिए जगह जगह पे लगी हुई है मशीनें, कहीं पे भी जा कर के निकलवा लीजिए, नहीं तो गाँव में भी आते हैं निकालने वाले, ऑयल निकालते हैं, तो उनसे आप क्या करेंगे, ऑयल निकलवा लीजिए। ऑयल आप खाइए और जो सरसों की खली बनती है, जो वेस्टेज बचेगा, उसका आप प्लांट्स में इस्तेमाल कीजिए, अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए कल्चर बना करके। ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है दोस्तों। कहने को तो इसमें बहुत कम होता है न्यूट्रिशन, जैसे कि NPK होता है इसमें 4-1-1, यानी 4% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस, 1% पोटास, लेकिन रिजल्ट इससे कई गुना अच्छा मिलता है। इसके साथ ही सरसों की खली में NPK के अलावा भी जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कॉपर है, जिंक है, ये पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास सरसों की खली होनी चाहिए। इसका बेसल डोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, फ्लोरिंग स्टेज में किसी भी फसल में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बढ़वार फुटाव ज़्यादा होता है, तो ये आप सावधानी जरूर ध्यान रखें। सेकंड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में दोस्तों कच्चा गोबर, गौमूत्र का कल्चर बना करके फिर इस्तेमाल आप कीजिए। गौमूत्र में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लगभग 95% वाटर होता है, लेकिन 5% नाइट्रोजन प्लस अन्य मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो गौमूत्र, गुड़ और कच्चा जो गोबर होता है, इसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों में अच्छे से 10-15 दिन रखिए और फिर आप ड्रिप के थ्रू चला सकते हैं, या जैसे भी सिंचाई करते हैं वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है, इसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जीवामृत। तो सही तरीके से बनाइए, जीवामृत का ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। कुछ जगह पे वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बहुत सस्ता मिलता है। आप वर्मी कंपोस्ट से वर्मी वॉश तैयार कर सकते हैं, वर्म टी बना सकते हैं। गोबर की खाद तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है दोस्तों। गोबर की खाद को सही तरीके से उपचारित करके अपने प्लांट्स में और अपनी फसलों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यूरिया DAP की कमी देखने को नहीं मिलेगी। एक दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे किसान भाई ध्यान नहीं देते और 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का लगभग 250 ml की बोतल आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया आते हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एजिटोबैक्टर है, PSB है और KMB है। एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन जो पौधे को उपलब्ध करवाएंगे बैक्टीरिया होते हैं, इनको डेवलप करके आपको चलाना होता है। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। NPK कंसोर्टिया नाम से भी आता है, जिसमें तीनों के बैक्टीरिया अलग अलग परचेज करने के बजाय आप इकट्ठी बोतल भी परचेज कर सकते हैं। NPK कंसोर्टिया इफ्को का भी आता है, क्रिफ्को का भी आता है और बहुत सारी कंपनियों का आता है, किसी का भी लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप रासायनिक खेती कीजिए चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, कैसे भी आप खेती कर रहे हैं, कोई सी भी फसल है, सभी प्रकार के फसलों में और पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों बैक्टीरिया का। ये फर्टिलाइज़र नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में बहुत सारा, जैसे फॉस्फोरस फिक्स हो गया है तो ये पौधे को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। इनका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों, आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, आप अगर सही तरीके से मैनेजमेंट रखते हैं तो कोई पोषक तत्व की कमी ही इतनी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी मिट्टी इतनी ज़बरदस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी, फसलें भी स्वस्थ रहेंगी। आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी फसलों में रिजल्ट देखने को मिलता है। वो कार्य करना है दोस्तों ऑर्गेनिक मल्चिंग। देखिए ऑर्गेनिक मल्चिंग में आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे धान की फसल होती है वहाँ पे पराली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जहाँ पे सरसों की खेती होती है तो सरसों की फसल निकालने के बाद में जो वेस्टेज है उस चारे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की फसल का वेस्टेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास फसल अवशेष हैं उनको आप ऑर्गेनिक मल्चिंग में इस्तेमाल कीजिए और आपको लाइव में प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कोई भी रूम में देख लीजिए, पौधे देखिए कितने मोटे हैं, ये देखिए। और आपको मैं मिट्टी दिखाती हूँ दोस्तों,
कितनी, देखिए बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल रेत है, ये देखिए कुछ भी नहीं है इस मिट्टी में, लेकिन मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए हमारे ये सरसों का जो निकालने के बाद में जो वेस्टेज बचा है वो हमने डाला है। ये थोड़ी सी मेहनत हुई, लेकिन देखिए प्लांट की साइज देखिए, और हमने पहली बार ही स्वीट कॉर्न लगाए हैं। और यही प्लांट नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हर रो में किस तरीके से ज़बरदस्त प्लांट हैं। बीच में हमारे ये अनार के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो गर्मी से भी बचेंगे और साथ ही इनकी भी, ये भी प्लांट डिस्टर्ब नहीं होंगे, और स्वीट कॉर्न भी हमारा एक एक्स्ट्रा क्रॉप हो जाएगी। देखिए ये हमारे अनार का पौधा है दोस्तों, इसमें चारों तरफ ये घास उगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस खरपतवार को उखाड़ करके हम फेंकते नहीं हैं, इस तरीके से उखाड़ते हैं और यहीं डाल देते हैं। नीचे मैं आपको दिखाऊं, देखिए पुराना ये घास है, यहीं पे डाला हुआ है उखाड़ करके। और इसके भी नीचे में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए सरसों की तूड़ी है, ये देखिए। अब ये जितना नीचे जाएंगे उतना ये देखिए डीकम्पोज हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे डीकम्पोज होकर के बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हो जाता है और सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं, पौधे में कोई भी डिफिशियंसी नहीं आती है। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग का आप इस्तेमाल करना ज़रूर कीजिए दोस्तों, शुरू कीजिए। खरपतवार किसान की दुश्मन नहीं है, खरपतवार का इस्तेमाल कीजिए, उखाड़िए और आप अपनी फसलों में दोस्तों मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कीजिए। या आपके पास कोई फसल अवशेष है, जैसे तूड़ी वगैरह होती है सरसों निकालने के बाद में, तो वो कोई भी फसल में इस्तेमाल कीजिए। ये पौधे हैं तो पौधों में इस्तेमाल कीजिए, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस अपनी खेती में ज़रूर कीजिए। आपकी दोस्तों कौन सी फसल है, कैसी समस्याएं आती हैं और आपके एरिया में कौन से फर्टिलाइज़र की कमी आती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।